तो ये बृहद जातकम का छठा छंद है और इसमें ग्रहों के अधिपति, नवांश और द्वादशांश की गणना कैसे की जाती है इसके बारे में बताया गया है। तो ये कोकिलकम छंद है। कोकिलकम छंद क्या होता है? जिसमें वर्णों का ये क्रम हो, माने पहले नगण हो। नगण कहते हैं जिसमें तीनों अक्षर लघु हो। उसके बाद जगण हो। जगण कहते हैं जिसमें मध्य का अक्षर दीर्घ हो। उसके बाद फिर भगण आए। भगण में पहला अक्षर दीर्घ होता है। फिर उसके बाद जगण आए। दो जगण आ जाएं। जगण क्या होता है? जिसमें मध्य में दीर्घ एक अक्षर लघु, हो। एक गुरु और फिर एक लघु। हाँ, और अंत में एक लघु हो और फिर गुरु हो। तो ये क्रम अगर अक्षरों का रहे तो उसको हम कोकिलकम छंद कहते हैं। नरकुटक छंद भी कहा जाता है इसको कहीं कहीं। तो उसको पढ़ते कैसे हैं? पढ़ने का तरीका है इसका कि क्षितिज सितज्ञ चंद्र रवि सौम्य सीतावनिजः सुर गुरु मंद सौरि गुरुवश्च गृहांश कपः अज मृग तौलि चंद्र भवनादिनवांश विधिर भवन समांशकाधिपतयः स्वगृहात् क्रमशः। ठीक है। कोकिलकम छंद है ये। तो भैया इसमें क्या कहा? क्षितिज राशियों के अधिपतियों का जो क्रम है उसको बता रहे हैं कि प्रथम राशि जो मेष है उसके अधिपति क्षितिज हैं। क्षिति माने पृथ्वी के, जय माने जो पैदा हुए। तो कौन है पृथ्वी से पैदा होने वाले? मंगल। तो प्रथम राशि मेष के अधिपति मंगल है। फिर कौन है अगली राशि? वृषभ। वृषभ वृषभ। के अधिपति सित हैं। सित शुक्र। किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। शुक्र। तो आप देखेंगे शब्दों का जो क्रम है ना, वो राशियों के क्रम के अनुसार ही महर्षि वरामिर ने अपने इस ग्रंथ बृहद जातकम में लिखा है, छठे छंद में प्रथम अध्याय के। फिर ज्ञ कहते हैं बुध को। तो तृतीय राशि है मिथुन। उसके स्वामी कौन है? ज्ञ है, बुध है। फिर चंद्र हैं अगली राशि के स्वामी, कर्क के। फिर रवि हैं सिंह के स्वामी। फिर सौम्य हैं कन्या के स्वामी। कन्या के स्वामी सौम्य किसको कहते हैं? बुध का दूसरा नाम बुध सौम्य को। भी है। सौम्य क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सोम के पुत्र हैं, चंद्रमा के पुत्र हैं। पुराणों में कथा मिलती है एक कि चंद्रमा से पैदा हुए कौन? बुध। तो ये चंद्रमा कोई पुरुष थोड़ी था कि उसने जो है मतलब विवाह किया और उससे जो है बुध पैदा हो गए। ये एक आलंकारिक शैली में इसको व्यक्त किया गया खगोलीय तथ्य को। इसका तात्पर्य ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मेरे हिसाब से ये हो सकता है जो गुरुओं ने हमको बताया कि किसी कालखंड में चंद्रमा का ही एक भाग रहा होगा बुध, है ना? और वो बुध से अलग हो गया होगा। किस किस भांति? जैसे आजकल उल्का पिंड वगैरह, उल्का पिंडों का प्रकोप हो जाता है, टकरा जाते हैं पिंड आपस में। तो ऐसे जब सृष्टि बन रही होगी, सौर मंडल बन रहा होगा, तो उस समय जो बुध है वो कभी किसी कालखंड में बुध चंद्रमा का ही अंश होगा, है ना? तो उसको कथाओं के माध्यम से पिरोया गया कि चंद्रमा से बुध की उत्पत्ति हुई, इसलिए बुध का दूसरा नाम सौम्य है। मिथुन कौन सी राशि के स्वामी है ये? अगली रवि से अगली, सिंह से अगली कन्या के स्वामी, है ना? कन्या। और फिर आगे लिखा सित, फिर से सित आ गया। तो कन्या से अगली राशि क्या है? तुला। तुला। तुला के स्वामी भी शुक्र हैं। फिर आगे आया शब्द अवनिजहा। अवनी, अवनी कहते हैं तरणी तनुजा तटतमाल तरुवर बहु छाए। वो जो लिखा उसमें मैथिली शरण गुप्त ने, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो अवनी। अवनी पृथ्वी को कहते हैं। पृथ्वी से जामाने पैदा हुए मंगल, तो वृश्चिक राशि के स्वामी अवनिज हैं, मंगल हैं। फिर आती है अगली राशि धनु। धनु के स्वामी कौन है? सूर्य गुरु बृहस्पति हैं। फिर अगली राशि कौन सी आती है? मकर। उसके स्वामी मंद हैं। कौन मंद किसको कहते हैं? जो मंदम मंदम शनि चलते को। धीरे धीरे शनि। चलते हैं, शनि को। और कुंभ अगली राशि है। कुंभ के स्वामी कौन है? सौरी हैं। सौरी भी जो है वो शनि का ही नाम है। और गुरुवश्च। और अंतिम राशि कौन सी है? मीन। मीन के स्वामी गुरु हैं। और गृहान शकपहा। ये सब ग्रह जो है अपने अपने अंशों के भी अधिपति होते हैं, अपने अपने अंशों के।
माने नवांशों के अधिपति होते हैं। कैसे होते हैं? अज मृग तौलि चंद्र भवनादि नवांश विधिर, माने नवांश जो होंगे इन सभी राशियों के, वो यही क्रम रहेगा अधिपतियों का। ठीक है? कैसे रहेंगे? जो पहली राशि अज है, कौन सी? जिसको हम कहते हैं मेष, है ना। अज नाम प्रचलित हो गया। आज तो वैसे बकरे को कहते हैं, लेकिन जो मेष राशि का स्वरूप है वो मेढ़े के आकार में है। तो एक नाम ये भी प्रचलित रहा होगा, तो वराह मिहिर ने उसको भी स्थान दिया। तो अज मेष से, जब मेष राशि में कितने नवांश होते हैं? एक राशि में नवांश का मतलब होता है 9वां हिस्सा। तो आप 30 अंश की राशि को 9 से डिवाइड करेंगे तो आपको एक पार्ट मिलेगा 3 अंश 20 कला का। तो 3 अंश 20 कला का जो पहला हिस्सा होगा मेष राशि में, उस खंड को हम मेष का नवांश कहेंगे। ठीक है? उसके बाद दूसरा जो क्रम है, अगला जो खंड होगा 3 अंश 20 कला का, वो किसका होगा? वृषभ का होगा। राशियों के क्रम के अनुसार ही रहेगा। और तीसरा खंड किसका होगा? मिथुन का होगा। चौथा खंड कर्क का होगा। पांचवा सिंह का होगा। छठा कन्या का होगा। सातवां तुला का होगा। आठवां वृश्चिक का होगा और 9वां धनु का होगा। तो 9 नवांश हो गए। 3 अंश 20 कला के 9 खंड हो गए। उसके बाद पूरा पूरा 30 अंश हो गया, यानी एक राशि पूरी हो गई। तो अब अगली राशि शुरू हुई वृषभ। तो वृषभ में पहला नवांश किसका शुरू होगा? कहाँ पे खत्म करा हमने? 9 नवांश जो खत्म किए राशियों के धनु क्रम पे से, खत्म किया। धनु धनु पे पे। खत्म धनु का। किए। तो हम अगला जो नवांश करेंगे वृषभ राशि में, जो पहला खंड होगा यानी पहला नवांश, वो मकर का होगा। मकर का। तो फिर आप यही तीन अंश 20 कला के 9 खंड ले लीजिए, है ना। तो मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। तो कन्या। कहाँ तक पहुंच गए हम? कन्या पे पहुंच गए। कन्या तक। अब जो मिथुन राशि शुरू होगी उसका नवांश कहाँ से शुरू होगा? पहला नवांश किसका होगा? तुला। तुला का तुला होगा। से। ठीक है? और तुला के नवांश के स्वामी कौन होंगे? बताइए, तुला राशि के स्वामी कौन होते हैं? शुक्र। शुक्र शुक्र। होते हैं। तो तुला के नवांश के स्वामी भी शुक्र ही होंगे। फिर उसके बाद तुला के बाद चलिए आगे, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन। कहाँ पर आ गए हम? कर्क। कर्क पे आ गए। अब हम अगली में राशि कौन सी है? कर्क राशि। कर्क है। चंद्र भवन है ना, वो चंद्रमा का भवन है, चंद्रमा का घर है वो। तो चंद्र भवन में जब आप शुरू करेंगे, गणना करेंगे, तो चंद्र में चंद्र राशि यानी कर्क राशि का पहला नवांश किसका होगा? कर्क का ही तो आया निकल के। कर्क का ही है। हाँ। तो अब इसको याद कर। अब जैसे तुला है, तौली का मतलब तुला, तुला राशि में पहला नवांश तुला पे ही आएगा। अब आप काउंटिंग करेंगे तो पहला नवांश तुला का ही आ जाएगा। इसके माने ये निकला कि तुला से पिछली राशि कौन है? कन्या। तो कन्या राशि का अंतिम नवांश कौन होता है? तुला से अगली पिछली राशि कन्या है। तो कन्या का अंतिम नवांश किसका है? बताइए। अरे कन्या का अंतिम नवांश कन्या ही तो है, तभी तो अगली राशि तुला का प्रथम नवांश तुला से शुरू हो रहा है। जी जी जी। अब मैं आपको चार्ट दिखा देता हूं। देखिए, तुला राशि में देखिए, तुला राशि से पहले देखिए कन्या राशि। कन्या राशि का अंतिम नवांश कौन सा गया? कन्या का ही तो कन्या गया। का। तो जो तुला राशि शुरू हुई हमारी, उसका पहला नवांश तुला का ही होगा। तो उसको याद करने का एक तरीका और भी है। क्या? कि जो अग्नि तत्व की राशियां हैं, कौन कौन सी हैं? बताइए। नहीं पता किसी को? मेष, 159। सिंह और धनु, ये हैं जी। अग्नि तत्व की राशियां। फिर आता है 2, 6 और 10, ये पृथ्वी तत्व 10। की राशियां ये हैं। पृथ्वी तत्व। फिर आता है 3, 7, 11, ये वायु तत्व की राशियां हैं। और फिर आता है 4, 8, 12, ये जल तत्व की राशियां हैं। तो मुझे बताइए, आपने पढ़ा अभी अज मृग तोली चंद्र भवनाद। अज माने मेष राशि। मेष राशि में पहला नवांश किसका होगा? मेष का ही मंगल का। होगा, निश्चय मेष। होगा। है ना। आज मृग, मृग किसको कहते हैं? मकर को।
मकर। मकर राशि में पहला नवांश किसका होगा? मकर का ही होगा। मकर का ही मकर होगा। तौली, तौली कहते हैं तुला को। तुला तुला। में पहला नवांश तुला तुला का का ही ही होगा। होगा। तुला का। और चंद्र भवनात्, चंद्र भवन मानी कर्क राशि में कर्क पहला राशि। नवांश किसका होगा? कर्क कर्क का। का ही कर्क। होगा। कर्क का ही होगा। इसका मतलब क्या निकल के आया? इसका मतलब निकल के ये आया कि जो सिंह राशि शुरू होगी उसका नवांश भी पहला मेष होगा। अग्नि तत्व की राशियों में पहला नवांश मेष का ही होता है। ठीक है। ऐसे ही वृषभ, कन्या, तुला, इन तीनों का पहला नवांश मकर होगा। ऐसे ही जो वायु तत्व की राशियां हैं, मिथुन, तुला, कुंभ, इनका नवांश भी पहला तुला का होगा। और 4, 8, 12 का नवांश कर्क का होगा। ये आपको आसान तरीका मैंने बता दिया। अब सिंह में और धनु में आप देख लीजिए, पुष्टि कर लीजिए इसकी। देखिए, सिंह राशि में पहला नवांश किसका है? ध्यान से देखिए। मेष का ही है। मेष का। और धनु में भी देखिए, धनु में भी मेष का ही है ना। तो 1, 5, 9 में मेष का है। आज मृग, मृग कहते हैं मकर को। मकर कौन सी राशि है? 10वीं। वायु तत्व की या वायु। पृथ्वी तत्व तो की? पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तो पृथ्वी तत्व तत्व की। की बाकी राशियां कौन है? वृषभ और कन्या। कन्या। 2, 6, 10, तो ऋषभ, 2 और कन्या, 6 मकर। इनका भी पहला नवांश मकर का ही होगा। देखिए, वृष में भी मकर का है, और मकर का कन्या तो मकर का होगा ही, और कन्या का भी कन्या मकर में का भी है। मकर का है। तो आपको आसानी हो गई ना, समझ में आ गया अब नवांश कैसे बनाते हैं। जी। तो 3 अंश 20 कला का पहला भाग मेष राशि में वो मेष का होगा। फिर अगले 3 अंश 20 कला तक वृषभ का नवांश रहेगा। फिर उससे अगले 3 अंश 20 कला तक मिथुन का होगा। ऐसे करते चले जाइए, 3 अंश 20 कला जोड़ते चले जाइए और राशियों का क्रम बढ़ाते चले जाइए, तो ये धनु तक आ गया। एक राशि में 9 ही तो नवांश होंगे। 3 अंश 20 कला जी। के 9 भाग करेंगे आप और सबको जोड़ेंगे तो 30 अंश आपको मिल जाएगा एक राशि का मान। तो ये एक राशि पूरी हो गई। अब वृषभ राशि शुरू होगी तो वृषभ का कहाँ से शुरू होगा? वृषभ पृथ्वी तत्व की राशि है तो मकर से ही शुरू होगा, है ना। अब यहां से भी देख लीजिए आप, क्योंकि मेष राशि धनु में समाप्त हुआ, नवांश अंतिम नवांश धनु का है, तो अगली राशि का जो नवांश शुरू होगा वो धनु से अगला होगा, मकर। तो 3 अंश 20 कला तक अगर कोई ग्रह वृषभ राशि में है और आप उसकी नवांश कुंडली बना रहे हैं, तो आप उसको नवांश कुंडली में कौन सी राशि में दिखाएंगे? मकर राशि में दिखाएंगे। जब आप उसकी नवांश कुंडली बनाएंगे, ये तथ्य आपको मैं बता देता हूं। देखिए, जैसे ये बल्कि इसको हटाइए, मैं एक जन्म कुंडली ही दिखा देता हूं आपको। देखिए, कोई ग्रह मेष राशि में है इसमें? नहीं है। वृषभ राशि में है, ठीक है। कौन है वृषभ राशि में? केतु। केतु है। कितने अंश पर है? देखिए, अंश लिखे हुए हैं नीचे केतु के 16 बगल में ही। 16 अंश 46 कला। 16 कलम। अब जरा हिसाब लगाइए, 3 अंश 20 कला। अब वृषभ राशि में पहला नवांश किसका होता है? मकर का। जी। तो मकर का नवांश कब तक होगा? 3 अंश 20 कला तक होगा। 20 कला। उससे अगला 3 अंश 20 कला यानी कि 6:40 तक किसका होगा? कुंभ का। वो। हाँ, कुंभ का होगा। कुंभ का होगा। फिर उससे आगे 3 अंश 20 कला जोड़िए तो कितना हो गया? जमीन का होगा। 10 अंश 9, तक। 9, 60। 9:60 का मतलब 10 अंश हो गया हाँ, वो। 10 हो गए पूरे। 10 अंश तक किसका रहेगा? कुंभ का रहेगा, है। तो मीन का, मीन का। मीन का रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर 13 अंश 20 कला तक किसका रहेगा? मेष का। मेष का रहेगा, ठीक। और फिर 13 अंश 20 कला से लेकर के 16 अंश 20 कला तक और किसका 40। रहेगा? है। वृष का। वृषभ वृष का का। रहेगा। अब देखिए, 16 अंश 20 कला से ऊपर हो गया ये, जी। तो ये कौन से नवांश में पहुंच गया? मिथुन के। मिथुन के नवांश में। देखिए, नवांश कुंडली में केतु को हमने मिथुन राशि में दिखा रखा है। यहाँ देखिए, दिख गया जहां मेरा कर्सर है ये? नहीं दिखा? नहीं, सर नहीं दिखा। देखो, मैं कर्सर घुमा रहा हूं, यहाँ देखिए आप। हाँ जी, दिख रहा है। हैं? दिख रहा है दिख रहा है ना। जी। ये चतुर्थ भाव में देखिए आप, नवांश कुंडली बनी हुई है ऊपर छोटी सी एक, इसका चतुर्थ भाव देखिए, वहां केतु बैठे हैं और मिथुन राशि लिखी हुई है।
जी। तो ऐसे करके नवांश कुंडली बनती है। अब जैसे हमको लग्न कुंडली बने, हम दिखा रखा है लग्न हमारी है मकर, तो भाई मकर लगन में जब हम नवांश कुंडली बनाएंगे तो मकर लगन का पहला नवांश किसका होगा? आज मृग मकर तो का ही चंद्र, होगा। हाँ मकर का ही होगा, मृग में मकर का ही होता है। तो मकर के नवांश में अब लगन का नवांश देखिए आप कैसे निकालेंगे हम, तो पहले लगन का अंश देखिए कितना है, 9 अंश 17 कला है। जी। निकेत जी बताइए, 3 अंश 20 कला तक तो हुआ मकर का ही नवांश, फिर 6 40 तक होगा कुंभ का कुंभ। नवांश, फिर 10 तक होगा मीन का मीन। नवांश। तो इसके माने जो ये मकर लगन दिखाई दे रही है, ये नवांश में कौन सी होनी चाहिए? मीन। मीन की। ध्यान से देखिए आप, नवांश कुंडली कौन से लगन की है? मीन लगन की है। दिख गया आपको? जी। नहीं दिखा? तो दिख गया। दिख बस तो गया। ऐसे बना लेते हैं। तो लग्न पत्रिका क्या है? लग्न पत्रिका एक तरह से पुष्प है, और पुष्प सुंदर सुंदर आ सकते हैं किसी वृक्ष के ऊपर, लेकिन फल कैसे आते हैं उसका पता किससे चलता है? नवांश कुंडली से चलता है, कि वो ग्रह नवांश में जाकर के कैसा हो गया, है ना। तो पेड़ दिखने में अच्छा हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उस अच्छे पेड़ पर सुंदर फल भी आते होंगे, ये आवश्यक नहीं है। और कभी कभी ऐसा होता है मृत प्राय और छोटे मोटे और गले सले पेड़ पर भी बड़े अच्छे अच्छे फल आ जाते हैं, है ना। तो ग्रहों का जो बलाबल है वास्तविक रूप में वो आपको नवांश कुंडली से पता चलता है। तो नवांश कुंडली आप बनाना सीख गए। लग्न के नवांश से, लग्न के अंशों से नवांश कुंडली की लग्न पता चल जाती है। और जब नवांश कुंडली की लग्न पता चल गई आपको मीन, तो आप राशियों को फिट कर दीजिए 12 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। फिर देखिए ये सारे के सारे ग्रह कौन से नवांश में जाएंगे। जैसे केतु के बारे में आपने पता लगा लिया, केतु मिथुन के नवांश में आ रहे हैं, तो आपने केतु को नवांश कुंडली में मिथुन राशि में लिख दिया। ऐसे ही बाकी ग्रहों का आप देख लीजिए। जैसे आ, चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा भी पृथ्वी तत्व की राशि में बैठे हैं, कन्या राशि में। और कितना नवांश है इनका बताइए? अंश देखिए इनकी कितने हैं? 28 28 28 अंश माने अंतिम 51 कला। नवांश, अंतिम नवांश में है। जी। हाँ तो अब जी। बताइए कन्या राशि में अंतिम नवांश किसका होता है? पृथ्वी तत्व की जितनी भी राशियां हैं पहला नवांश तो मकर। मकर का होगा। मकर। 10, 10 से काउंट कर लीजिए आप। अगली राशि कौन सी आ रही है कन्या से अगली? तुला। तुला राशि तुला। का नवांश पहला तुला से शुरू होता है, तो कन्या राशि का अंतिम नवांश कहाँ पे खत्म होगा? कन्या। कन्या कन्या पे पे ही खत्म खत्म। होगा। इसके माने चंद्रमा नवांश कुंडली में भी कन्या ही राशि में होगा, कन्या के हम्म। नवांश में होगा। तो देखिए सप्तम भाव में नवांश कुंडली में चंद्रमा कन्या के नवांश में बैठे हैं, जी। है ना। तो ये जो चंद्रमा है कन्या राशि में बैठे थे, नवांश कुंडली में भी चंद्रमा कन्या के नवांश में हो गए, वही राशि में आ गए। तो हम ऐसे ग्रह को ज्योतिष में वर्गोत्तम कहते हैं, और वर्गोत्तम ग्रह को अच्छा माना जाता है। जो ग्रह जिस लग्न राशि में दिख, कुंडली में। जन्म लग्न कुंडली कुंडली में में जहाँ बैठे हैं। जो हाँ, जन्म हाँ जिस कुंडली में राशि जहाँ में बैठे बैठा हैं। है उसी राशि के नवांश में वो नवांश कुंडली में भी बैठा हो, तो उसे उसको वर्गोत्तम वर्गोत्तम, कहा जाता हाँ उसको वर्गोत्तम कहते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब इससे संबंधित कोई शंका किसी को हो तो पूछें, नहीं तो मैं श्लोक के अगले आगे चलता हूं। तो नवांश की है। विधि इन्होंने गुरुजी बता दी, जैसे, बृहद जातकम ने। हाँ कोई बोल रहे हैं? जी गुरुजी जैसे इस चार्ट में हमने देखा कि चंद्रमा जो है वो मार्केश है, हम्म। सप्तमेश। तो अब वो भी वर्गोत्तम हो गए हैं। अभी उसका विचार मत करिए, अभी मैंने आपको वर्गोत्तम अच्छा। बताया, वर्गोत्तम ग्रह कौन है उसको समझिए, और नवांश चक्र को समझिए, अभी डीप में मत जाइए एकदम। जी। नहीं, आपने कहा ना वो अच्छे होते हैं इसलिए आ गया हूँ मैं। ठीक है हाँ गुरुजी। उस पर बाद में चलेंगे, चर्चा बाद में करेंगे। अब जी गुरुजी। देखिए श्लोक की अगली पंक्ति क्या कहती है। आइए, अज मृग तौली चंद्र भवनादि नवांश विधि, है ना। इस क्रम से नवांश की विधि होगी। और भवन भवन समांश काधिपतय स्वगृहात क्रमशः, ग्रहों की राशियों जो हैं वो मेष वृष आदि जो राशियां हैं वहां पर अपने ही राशियों के क्रम से जो भवन के समान, भवन कितने हैं, भाव कितने हैं जन्म पत्रिका में? 12। तो 12 ही क्या 12। होते हैं? भवन के समांश।
भवन 12 है, तो जो 12वां जो हिस्सा है उनके जो अधिपति होते हैं वो स्वगृहात होते हैं, क्रम से होते हैं, माने द्वादशांश, 12 अंश, 12वां हिस्सा, उसको हम द्वादशांश कहते हैं। तो जैसे नवांश 3 अंश 20 कला का हुआ, आपने 30 अंश की एक राशि को जब 12 से भाग किया तो आपको कितना भाग मिलेगा? 2.5 अंश मिलेगा आपको। 2 अंश 30 कला, तो 2 अंश 30 कला के 30 भाग को कला। हम द्वादशांश कहते हैं। और वो क्रम कहाँ से रहेगा? वो अपनी अपनी राशियों से रहेगा। देखिए द्वादशांश चक्र, यानी मेष राशि का जो पहला द्वादशांश होगा, यानी पहला जो 2.5 अंश का भाग होगा, 2.5 अंश के कितने भाग हो जाएंगे? 12 भाग हो जाएंगे। 12 तो 12 भाग हो जाएंगे, तो 12 के 12 भाग वो 12 राशियों के अनुसार फिट कर देंगे। कैसे करेंगे फिट? मेष राशि में पहला भाग किसका होगा? मेष का ही होगा। तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, यहाँ रुक जाएंगे। फिर वृषभ राशि में पहला द्वादशांश किसका होगा? वृषभ का ही होगा, स्वगृहात क्रमशः, ऐसा लिखा ना, तो राशियों का पहला द्वादशांश उसी राशि का होता है। तो वृषभ राशि में पहला द्वादशांश वृषभ का ही होगा। तो वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष तक आ गए हम, 12 द्वादशांश हो गए। फिर आ जाइए आप आगे मिथुन में, तो मिथुन में पहला द्वादशांश किसका होगा? मिथुन का ही होगा। मिथुन का। मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, 12 द्वादशांश हो गए। फिर कर्क में कर्क से ही शुरू होगा, सिंह में सिंह से शुरू होगा, ऐसे ही मीन में मीन से शुरू होगा। तो ये द्वादशांश का चक्र है। अब इसमें कोई समस्या आपको अभी तक नहीं है? तो इसे भी कुंडली से समझा दीजिए एक बार। हाँ, इसको भी कुंडली समझिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जन्म पत्रिका हमने ले ली है, और इसी जन्म पत्रिका में अब हमने द्वादशांश कुंडली बना दी है। तो पहले लग्न को देखिए, लग्न जो है मकर है, 9 अंश 17 कला की। तो बताइए कौन से द्वादशांश में पड़ी है? तो 2.5 जोड़िए, 2.5 पहला नवांश मकर में किसका होगा? मकर का ही होगा द्वादशांश। नवांश निकल रहा है बार बार मुख से। पहला द्वादशांश मकर का होगा, दूसरा द्वादशांश 2.5 अंश का किसका होगा? कुंभ का होगा। ठीक है, हाँ हूँ नानू भी करते रहिए भाई। मीन मीन का कुंभ का होगा होगा जी। दूसरा नवांश सर 5 इसमें अंश तक, फिर 7.5 अंश तक तीसरा होगा मीन का, और फिर का। 7.5 से 10 अंश तक होगा मेष का। मेष का। चंद्रमा का। मेष का। हाँ मेष का। तो भैया ध्यान से देखो, द्वादशांश कुंडली बनी हुई है मेष की, मेष लग्न की बनी हुई है। जी, द्वादशांश लग्न है, इसको हम कहेंगे द्वादशांश लग्न। ये मेष का हो गया। ऐसे ही ग्रहों को फिट कर लीजिए। अब केतु को फिट करिए। केतु 16 अंश 46 कला के हैं। तो बताइए द्वादशांश कौन से में पड़े? 2.5 जोड़ दीजिए, बड़ा आसान है जोड़ना। 2.5 2.5, फिर 2.5 2.5, 4 हो गए, 10 अंश तक पहुंच गए। फिर 2.5 2.5, 2 और जोड़ दीजिए, कितने हो गए? 6 हो गए, 15 अंश तक। 15 के बाद ये 16वें उसमें जा रहा है, 16वें मतलब 2 2 4 2 6, 7वें द्वादशांश में जा रहा है। तो गिनिए वृषभ से 7वां कौन सा आएगा? 2 3 4 5 6 7 8, कौन सा आया? वृश्चिक। वृश्चिक आया। अब ध्यान वृश्चिक। से देखो, द्वादशांश कुंडली में अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में केतु बैठे हैं, जी है ना? जी मोनिका जी ठीक है बताइए, मनीषा जी जी, आ गया। समझ में आ गया? हाँ जी। ठीक, कविता जी आपको समझ में आ गया? गुरु का देखिए, गुरु कुंभ में बैठे हैं, कितने अंश के हैं? 16 अंश 35 कला के हैं। तो बताइए कौन से द्वादशांश में जाएंगे? ये किस राशि के द्वादशांश में जाएंगे? 2.5 2.5 करके जोड़िए, तो ये भी कौन से में आ रहे हैं? 7वें में आ रहे हैं, सिंह में। 7वें खंड में। तो कुंभ में तो कुंभ से ही होता है, तो कुंभ से शुरू करिए द्वादशांश की गणना। सिंह में आएंगे। सिंह 11 12 1 2 3 4 5 सिंह में आने चाहिए। में देखिए सिंह में ही बैठे हैं पंचम भाव में गुरु। द्वादशांश कुंडली में पंचम भाव में देखिए गुरु सिंह में बैठे हैं, क्योंकि मेष लग्न की है ना द्वादशांश लग्न, तो पंचम भाव में सिंह राशि आ गई। आसान है ये विषय, कुछ कठिन विषय नहीं है। आप बताएं कोई समस्या? नहीं सर क्लियर है। क्लियर हो गया ना? तो जी। नवांश कुंडली से हम 3 अंश 20 कला तक का भाग देख रहे हैं। द्वादशांश में हम
2 अंश 30 कला तक पकड़ रहे हैं उस ग्रह को। वो चुनिंदा जो चुनिंदा खंड है उस राशि का, वो उस राशि के कौन से खंड में है, पहले खंड में है कि दूसरे में है कि तीसरे में है कि चौथे में है कि पांचवें में है। ठीक है, अब वो मध्य खंड में पहुंच गया है तो वो बली है उतना ही, वो जितना मध्य खंड में पहुंचता चला जा रहा है। वो राशि के किनारे पर है, पहले ही खंड में है, अभी घुसा ही घुसा है वो राशि में, है ना। तो इसलिए हम नवांश और द्वादशांश को देखते हैं। हमको ग्रह की जो है उस ग्रह की सूक्ष्म स्थिति का पता चल जाता है, वो ग्रह वास्तव में कहाँ पर है। इसलिए नवांश और द्वादशांश को चेक किए बिना केवल लग्न के आधार पर फलित नहीं करना चाहिए कभी भी। ये हम आगे को सिखा, ये अगला विषय है, एडवांस एस्ट्रोलॉजी में पहुंचेंगे जब आप फलित करने के लिए, जब आप दिन महीना टाइम निकालेंगे, घंटा निकालेंगे कि किस घटना घटना जो घटने वाली है व्यक्ति के जीवन में वो कौन से घंटे में घटने वाली है, तो उसके लिए आपको जो है नवांश और द्वादशांश को पकड़ना पड़ेगा। तो ये कितना बढ़िया श्लोक छंद था ये, कोकिलम छंद, जिसमें लिखा इन्होंने। एक बार मैं और फिर से पढ़ देता हूं आपको, ताकि आपको इसका गान करने में कोई असुविधा ना हो। क्षितिज सितज्ञ चंद्र रवि सौम्य सीतावनिजाः सुर गुरु मंद सौरि गुरुवश्च गृहांश कपः अज मृग तौलि चंद्र भवनादिनवांश विधिर भवन समांशकाधिपतयः स्वगृहात् क्रमशः। कोकिलम छंद बड़ा प्रिय छंद है मेरा तो ये। और अन्य उदाहरण भी हमको संस्कृत के साहित्य में इस छंद से संबंधित मिल जाते हैं, यद्यपि वो हमारा आज का विषय नहीं था। ठीक है, तो मैं समझता हूँ बृहद जातकम का ये छठा छंद आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। और अब आप लग्न पत्रिका को देख करके, ग्रह स्पष्ट को देख करके, लग्न स्पष्ट को देख करके आप नवांश कुंडली और द्वादशांश कुंडली को बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः।